हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शिव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम हासिल आप करा रहे होंगे और बहुत अच्छे से मज़ा ले रहे होंगे, इस कक्षा का एंजॉय कर रहे होंगे आप। और चलिएगा मित्रों, आज की क्लास मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा। ये जो क्लास है क्लास नंबर 10 है। और अब मैं आशा करता हूँ, आई होप ये क्लासें आप बहुत अच्छे से आप इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से आपको पसंद आ रही होगी। तो मित्रों, अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, है ना। और अपने सभी मित्रों के साथ इस सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर दो। और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट, आपके जैसा प्यारा कमेंट भी मुझे कर दो, ताकि मुझे अधिक मोटिवेट मिले और मैं अधिक से अधिक कक्षाएं और बेहतरीन कक्षाएं आपके लिए ला सकूं। चलिएगा मित्रों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्बर्ट बांडुरा का जो संबंध है वो किस देश से है। इसका मतलब है कि जो अल्बर्ट बांडुरा सर है ये किस देश से है, ये किस देश से है मेरे दोस्तों। कहाँ के ये निवासी है, कहाँ के ये बसने वाले हैं, क्या अमेरिका के ये थे, या जापान के थे, कनाडा के थे, या भारत के थे, कहाँ के थे, कहाँ के थे ये आपको ये पता होगा कि ये जो सर थे ये भैया हमारे कहाँ के थे, कनाडा के थे। और इन्होंने योगदान क्या दिया साइकोलॉजी में अगर बात करें तो इनका जो योगदान था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत का नाम था अधिगम का प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत मेरे दोस्तों? प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। तो आपको ये पता होगा कि ये जो सर थे वो कहाँ के थे दोस्तों, कनाडा के थे ना। ऑप्शन सी आपको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहला आ चुका है प्रश्न क्वेश्चन में। और पावलोव का है, रॉबर्ट एम की है, थॉर्नडाइक की है, या फिर स्किनर की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो कंडीशन ऑफ लर्निंग जो बुक है वो किसकी है, रॉबर्ट एम की है, जिन्होंने अधिगम सोपानीकरण का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 8 प्रकार का अधिगम बताया था। कितने प्रकार का बताया था? 8 प्रकार का। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका परिणाम? उद्दीपक अनुक्रिया का, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का, या फिर पुनर्बलन का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, इसका एकदम सही आंसर जो है वो है गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, है ना। गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का। आपको ये ध्यान देना है कि जो गेस्टाल्ट संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो वैक्स वर्धमान के द्वारा की गई थी। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है ना। पावलोव से है, स्किनर से है, कोलबर्ग से है, या फिर थॉर्नडाइक से है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर अगर CL हल आ जाते तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है CL हल, तो फिर हमें किसको तुजुर्बा देना है? तो फिर हमें किसको वरीयता देनी है? तो फिर हमें स्किनर सर को क्या देनी है? इसका सबसे पहले हम यहाँ पर स्किनर सर की बात करेंगे, फिर अगर वो CL हल सर यहाँ पर नहीं है तो स्किनर आपको एकदम सही कर लेना है, बिल्कुल नरों की तरह। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आपके सामने रहा, ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है की विशेषता नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता में पूर्ण शक्तियों का उपयोग, या अंत प्रज्ञात्मक चिंतन अवस्था। तो मेरे दोस्तों, ये सभी तो इसकी अवस्था है, ये सभी तो इसकी विशेषता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो विशेषता है ये मेरे मित्रों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक अवस्था है, उसकी एक उप अवस्था है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है ना। अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। आकस्मिकता, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया का सहजता से होना, या भविष्य की सोच, है ना। भविष्य की सोच, या आप इसको ऐसे कह सकते हो भविष्योन्मुखी सोच, है ना। भविष्योन्मुखी सोच भी इसको आप कह सकते हो। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा मेरे मित्रों? इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपको सही कर लेना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्तों की निम्नलिखित में से कौन सा आंसुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है। ये आंसुबेल एक मनोवैज्ञानिक है, आपको बेल नहीं समझना है, आंसू नहीं समझना है, बेल नहीं समझना है, दोनों को मिलाकर आंसुबेल समझना है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विभेदीकरण अधिगम, अन्वेषणात्मक अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, या फिर
अभिग्रहण अधिगम, आपको पता होगा इस प्रकार से आशुबेल सर ने हमें समझाया था कि भाई हमने 4 प्रकार का अधिगम बताया। एक अन्वेषणात्मक अधिगम होता है, एक अर्थपूर्ण अधिगम होता है, एक अभिग्रहण अधिगम होता है, और एक जो अधिगम होता है दोस्तों वो होता है रटकर सीखना अधिगम। ये 4 प्रकार का अधिगम किसने बताया था? डॉक्टर आशुबेल सर ने, है ना। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे। और विभेदीकरण अधिगम यहाँ पर नहीं था, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मित्रों कि निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। निर्मितवादी अधिगम के वाई स्किनर, मेरे दोस्तों स्किनर तो अपने स्वाभाविक मतलब क्या थे, ये व्यवहारवादी थे। क्या थे? व्यवहारवाद का समर्थन करने वाले व्यक्ति थे स्किनर। लेवाइगोस्की, मास्लो और कोहलर ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, यानी कि गेस्टाल्ट संप्रदाय के ये की तरफ से इन्होंने अपना समर्थन दिया। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के बारे में कुछ अच्छा बहुत अच्छा सिद्धांत इन्होंने दिया आवश्यकता का। लेकिन बात हम करें यहाँ पर कि जो लिवाइगोस्की है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत दिया। ऑप्शन बी आपका सही है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि कहाँ गया यार। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि एक बालक अधिक सीखता है यदि, ये कह रहा है कि एक बालक अच्छे से अच्छा कब सीखता है? कि जब उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, या पाठ्य पुस्तक को पढ़ाया जाए, किताबों ना पढ़ो किताबों को उनको किताबों से पढ़ाया जाए, या कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, या फिर क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अब किससे पढ़ाया जाए जिससे बालक सबसे अधिक सीखे? तो मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा इसका सही आंसर ज़बरदस्त तरीके से क्रिया विधि से उसको पढ़ाया जाए, यानी कि क्रियाएं कर कर उसको पढ़ाया जाए, तो बच्चा बहुत अधिक सीखेगा, बहुत ज़्यादा सीखेगा, है ना। मज़ा उसको आएगा, बहुत अच्छे से वो इंटरेस्टिंग होएगा पढ़ने के लिए। तो ऑप्शन डी आपको क्या कर लेना है? सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है ना। कौन सी? यौन, भूख, प्यास या कोई नहीं। अब कोई कहेगा भैया मैं प्यास के बिना रह सकता हूँ यार, कोई आवश्यकता नहीं रहे भाई, मर जाएगा। भूख के बिना नहीं रह सकता, यौन के बिना तो रह सकता है ना। तो सबसे कम जो जरूरी आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता कम जरूरी है, वो है यौन इच्छा, है ना। काम इच्छा जिसको भी हम कह सकते हैं यौन इच्छा। तो ये सबसे कम जरूरी आवश्यकता है, जैविक आवश्यकता। अगला क्वेश्चन देखो जिसका क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपको मुझे देना था, यानी कि कल के प्रश्न का उत्तर आज मैं देने वाला हूँ आपको। वो है कि सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? विभेदीकरण से, अलगाव से, सामाजिक संपर्क से, किशोर अवस्था से, है ना। तो ये होता है भैया जब अपने गांव में घूमने जाओगे तो अपने लोगों से जब बात करोगे ना, तो लोगों का तौर तरीका आपको पसंद आपको देखने को मिलेगा, तब उनके तौर तरीकों को आप अपनाओगे। तो फिर उसी अपनाने की जब आप घूमने जाओगे, संपर्क करोगे, तो सामाजिक संपर्क से ये क्या हो जाएगा? सामाजिक अधिगम प्रारंभ हो जाता है। अगला ऑप्शन नंबर आपको क्या कर लेना है? सी सही कर लेना है मेरे मित्रों, सी सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कल के लिए, यानी कि आपके लिए आज का प्रश्न जो है वो है समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है कौन है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वर्दीमर है, कॉलर है, कॉप का है, या फिर जॉन डीवी है समग्रता का सिद्धांत के प्रवर्तक। तो इसका आंसर मुझे कहाँ पर देना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों? कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही मित्रों, जय हिंद, जय भारत, राम राम।